जय सिया राम, जय श्री राम। तो हम आज आ गए हैं सेट 4 पे 2023 केमिस्ट्री का। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलरता है। तो शुद्ध जल की मोलरता तो आप सबको याद होनी चाहिए, 55.56 मोल पर लीटर। कैसे आई ये वैल्यू? हमने कहा कि हमने 1 लीटर जल लिया, 1 लीटर पानी में ठीक 1000 ग्राम वजन होता है। ठीक है, 1000 ग्राम को हमने जो है उसके अणुभार से जो कि 18 है उससे डिवाइड किया तो आए उसके 55.56 मोल। कितने में? 1 लीटर पानी में। तो 55.56 मोल पर लीटर। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकत्व की इकाई है। विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होगी? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। और इसके उल्टा विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होगी? ओम मीटर। उसका जस्ट इनवर्स है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, जो है लंबाई की जो भी यूनिट लेंगे। तो फिलहाल जो है आंसर हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स। ओके, अब गह तो है नहीं, गह क्वेश्चन है कि रंगीन आयनों का निर्माण जो है निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है। तो वो क्या है? वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो डी डी ट्रांजिशन के कारण कलर उत्पन्न करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया RCOOAg इसकी रिएक्शन Br2 से CCl4 की उपस्थिति में RBr बन रहा है, क्या कहलाते हैं? मतलब इस रिएक्शन का नाम क्या है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण उसकी अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाए CCl4 की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड बनता है, CO2 निकल जाएगी, जो है एक AgBr बन जाएगा। इस अभिक्रिया का नाम है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। क्या है? हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ओके, तो अगला है कि एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की संरचनात्मक इकाई है। मतलब एमिनो अम्ल फंडामेंटल यूनिट है किसके निर्माण की? तो वो है प्रोटीन के निर्माण की। प्रोटीन एक्चुअली क्या होता है? एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। मतलब जब बहुत सारे एमिनो अम्ल जुड़ते 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 जाते हैं तो उससे प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो एमिनो अम्ल किसके निर्माण की संरचनात्मक इकाई है? प्रोटीन। अगला जो है क्वेश्चन, अब क्या तो जो है आउट ऑफ सिलेबस है बाबूजी। ख क्वेश्चन है कि एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ जिसका मोलर द्रव्यमान है 40 ग्राम पर मोल कि उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए। मतलब 80% तक कम हो जाएगा, मतलब है कि अगर पहले उसकी वैल्यू 100 है बाद में 80 हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 80% कम हो जाए कि 100 से 20 हो जाए, नहीं 80% पे आ जाए। मतलब पहली जो भी इनिशियल वैल्यू थी उसकी 80% वैल्यू रह जाए। ठीक है, तो ये है कि उसका वाष्प दाब जो है 80% तक कम हो जाए। ठीक है, तो वाष्प दाब के अवनमन का फॉर्मूला हम इसमें लगा के इसको सोल्व करेंगे। ओके, देखो मान लिया पहले जो है इनिशियली जो वाष्प दाब था वो पी नोट था। कितना था? पी नोट। और बाद में हो गया पी। ठीक है, तो हमको दिया है कि जो पी है वो पी नोट का कितना है? 80% है। ठीक है, नहीं 80/100 तो कितना हो जाएगा? 8/10 हो जाएगा पी। अब परिवर्तन कितना हुआ? डेल्टा पी। तो डेल्टा पी होगा पी माइनस पी नोट, सॉरी पी नोट माइनस पी। तो पी नोट माइनस 8/10 पी नोट, यानी ये हो जाएगा 2/10 पी नोट, यानी कि 1/5। ठीक है, तो डेल्टा पी इक्वल टू 1/5 पी नोट डेल्टा पी। ठीक है, यानी वाष्प दाब में जो परिवर्तन हुआ वो जो पहले वाष्प दाब था उसका कितना हुआ? 1/5 हुआ। ठीक है, आपेक्षिक परिवर्तन क्या होगा? आपेक्षिक परिवर्तन होता है डेल्टा पी अपॉन पी नोट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/5। पी नोट को इधर डिवाइड में ले गए तो वैल्यू कितनी बची? 1/5। लेकिन मेरे पास फॉर्मूला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है, आप वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वो बराबर होता है मोल अंश किसका? विलेय का। किसका? विलेय का मोल अंश उसके बराबर होता है। ठीक है, अब विलेय का मोल अंश निकालना है हमें। तो विलेय का जो मोल अंश होगा, ठीक है, मान लिया x विलेय, विलेय का मोल अंश बराबर होगा विलेय के मोल बटे कुल मोल। कुल मोल यानी विलेय के मोल प्लस
विलायक के मोल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मोल अंश निकालने का। विलेय के मोल अंश क्या होगा, विलेय के मोल बटे कुल मोल। ठीक है, मतलब विलेय के भी मोल प्लस विलायक का भी मोल। अब जो है विलेय मेरे को पता नहीं कितने ग्राम है, उसको बोल देते हैं हम डब्लू ग्राम है। ठीक है, लेकिन उसका जो अणुभार है वो हमें दिया है 40, मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो विलेय के जो मोल होंगे वो हो जाएंगे W/40। ओके, अब जो है एक्चुअली इसको N1 बोल देते हैं। ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए हम N1 बोल देते हैं। और जो विलायक के हैं उसको बोल देते हैं हम N2। ओके, और वो क्या है, वह 114 ग्राम ऑक्टेन है। ऑक्टेन अगर देखोगे तो हम CH3 और CH2 ये आएगा 6 बार, और बाद में फिर CH3 CH3 CH2 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 ऐसे करके CH3। तो इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लोगे तो वो आएगा जस्ट पूरा 114। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, इसका भार भी 114 ग्राम है। ठीक है, और इसका मोलर द्रव्यमान भी कितना है, 114 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 मोल। ठीक है, यानी N2 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 1 मोल आ जाएगी। अब विलेय का मोल अंश निकालना है मेरे को, तो यहाँ पर N1 रख देते हैं और इसकी वैल्यू 1। ठीक है, X विलेय बराबर क्या है, N1/N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, N1 विलेय दिखा रहा है, N2 विलायक, वो समझ में आ गया ना। तो N1 को N1 ही रहने देते हैं, और N1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, N2 की 1 मोल है। ठीक है, तो 1। ठीक है, अब लेकिन एक्स विलेय की वैल्यू मेरे पास है, क्योंकि एक्स विलेय क्या होता है, एक्स विलेय होता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1/5। इसकी वैल्यू 1/5 है, तो वो वैल्यू जो है 1/5 मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, इक्वल टू 1/5। थोड़ा जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5N1 इक्वल टू N1 प्लस 1 इधर आएगा, 4N1 इक्वल टू जो है 1, या N1 इक्वल टू 1/4, यानी जो उसके मोल है वो कितने हो गए, 1/4 मोल। ठीक है, बट N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू तो W/40 है। ठीक है, वो रखेंगे यहाँ पर, बराबर है W/40। तो ये 4 से 40 कट के आ जाएगा 10, 10 की इधर मल्टीप्लाई, तो W बराबर आ जाएगा 10 ग्राम। ठीक है, W बराबर क्या आ जाएगा, 10 ग्राम, ये आंसर आएगा। ओके, अब देखो पीछे इसमें जो आंसर है वो 8 ग्राम है, वो इसलिए आ रखा है कि इसने जो मोल अंश निकालने में ना यहाँ पे ये N विलेय नहीं ले रखा। ठीक है, अगर विलायक का मोल जो है वो बहुत ज्यादा हो विलेय की तुलना में, तो हम मोल अंश को लिख लेते हैं N विलेय बटे N विलायक। ठीक है, इसको भूल जाते हैं इसको ऐड में, बट यहाँ पे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस उसकी वैल्यू 1 मोल आई है, इसकी 1/4 मोल, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए वो जो है हमने यहाँ पे ऐड किया। इस वजह से जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, वो 10 ग्राम होगा। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं एक बार। वाष्प दाब में जो है पहले का जो है 80% रह गया, परिवर्तन कितना हुआ 20% का, यानी 1/5। तो वाष्प दाब में आप एक का अवनमन जो है हो गया 1/5। बट ये जो है राउल्ट के नियम से जो है, नोट राउल्ट का नियम, बल्कि वाष्प दाब में जो अवनमन होता है वो होता है विलेय के मोल अंश के बराबर। ठीक है, वो फॉर्मूला यूज किया, उसकी सब वैल्यूज रखी, और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से देख लो सब कुछ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ की गणना कीजिए। ठीक है, ये सेल है Zn से Zn2 पॉजिटिव हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव से Cu, कई लोगों को तो पता ही है डीनियल सेल है, ये 1.1 वोल्ट होता है इसका मानक विभव। ठीक है, बट यहाँ इसने गड़बड़ कर दी कि Zn2 पॉजिटिव इसका मानक अपचयन विभव दे दिया प्लस का 0.76 वोल्ट। ठीक है, जबकि इसकी वैल्यू होती है माइनस का 0.76 वोल्ट। ठीक है, ओके, और Cu2 पॉजिटिव ये 0.34 वोल्ट, ये सही है। तो देखो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं एक बार। अगर कोई भी चीज जो है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका हो गया ऑक्सीकरण।
ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीकरण है। और अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, कोई भी मेटल आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अपचयन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। ठीक है, तो जो Cu2 पॉजिटिव है वो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूं, मेरा अपचयन हो जाए। ठीक है, इसलिए जब उसका अपचयन करवाते हैं हम, उससे Cu2 बनाते हैं, तो इस अर्ध अभिक्रिया का जो मानक अपचयन विभव होता है वो होता है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, बट अगर हम जिंक का जो है अपचयन करवाएं, ठीक है, उसको Zn बनाए, तो जिंक नहीं चाह रहा मेरा अपचयन हो, वो चाहता है मेरा ऑक्सीकरण हो, तो इसका मानक अपचयन विभव होगा माइनस के 0.76 वोल्ट। अगर हम इसकी उल्टी प्रक्रिया कराएं, जिंक से Zn2 पॉजिटिव बने और 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग गए, इसका ऑक्सीकरण हो, तो इसका ऑक्सीकरण विभव होगा प्लस का 0.76 वोल्ट। ओके, और मेरा एनोड पे ये जो अभिक्रिया ये होती है एनोड पे ना, एनोड, और ये वाली अर्ध अभिक्रिया होती है किस पे, कैथोड पे, ये होती है कैथोड पे। तो अगर मुझे सेल का ई नोट सेल निकालना है, ई नोट सेल, ठीक है, ई नोट सेल, ठीक है, मानक अपचयन विभव, ई नोट यहाँ पे लगा था, कोई सॉरी, तो ये होगा अगर मैं जो है जो कैथोड पे मानक अपचयन विभव है, यानी ई नोट जो है कैथोड, ठीक है, वो भी उसका भी क्या, रिडक्शन अपचयन विभव, उसमें जोड़ दूं ई नोड ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी अपचयन विभव किसका, ये कैथोड पे और दूसरा एनोड पे। ठीक है, एनोड, ठीक है, ये दोनों वैल्यू जोड़ दूं तो मेरा इनोड सेल आ जाएगा। जैसे कैथोड पे जो है कॉपर का अपचयन होता है और उसका मानक विभव है 0.34 वोल्ट, प्लस एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, उसका है 0.76 वोल्ट प्लस। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 1.1 वोल्ट। दूसरी चीज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ई नोट सेल को, कि जो मेरा अपचयन हो रहा है कैथोड पे, उसमें से मैं माइनस कर दूं जो मेरा अपचयन हो रहा है एनोड पे। ठीक है, एनोड के अपचयन को माइनस करें। ठीक है, तो कॉपर का अपचयन विभव कितना है, प्लस का 0.34 वोल्ट माइनस, अब जो जिंक का अपचयन विभव है वो माइनस का 0.6 है, जस्ट अपोजिट होता है। अगर किसी चीज का अपचयन विभव माइनस का 0.76 वोल्ट है तो ऑक्सीकरण विभव प्लस का 0.76 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अपचयन विभव में से इसका अपचयन विभव माइनस का 0.76 वोल्ट माइनस करें तो अब भी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब भी वैल्यू 1.1 वोल्ट आएगी। तीसरा तरीका है वो है कि हम जो है एनोड के ऑक्सीडेशन में से, एनोड के ऑक्सीडेशन में से जो है ऑक्सीडेशन विभव घटा दे किसका, कैथोड का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना जिंक का उसकी है 0.76 वोल्ट माइनस, अब कॉपर का ऑक्सीडेशन हुए यानी कॉपर इलेक्ट्रॉन का अपने त्याग करे उसका होगा माइनस के, कॉपर नहीं इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहता। ठीक है, लेकिन अगर हम करवाए उससे कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बनाए +2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्सीडेशन विभव होगा माइनस के 0.34 वोल्ट, जस्ट अपचयन विभव का जस्ट ऑपोजिट मतलब माइनस का, तो माइनस का 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो इससे भी क्या आएगा 1.1 वोल्ट। मुझे ऐसा लगा कि बच्चे इसमें जो है थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कई बार, क्या ऑक्सीडेशन क्या रिडक्शन, तो मैं इसलिए इसको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना जो है वो है ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना है अपचयन। अब अगर आप इसको देखो, इस सेल जो है उस सेल में जो है जिंक से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, दिख रहा है, जिंक से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, मतलब जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, और Cu2 पॉजिटिव से Cu बन रहा है, यानी कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है। तो या तो पहले तरीके में दोनों को जोड़ दो। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण, अब देखो यहाँ जो इसने वैल्यू दी है Zn2 पॉजिटिव से Zn बनने की दी है। ठीक है, Zn से Zn2 पॉजिटिव की नहीं दिया है, Zn2 पॉजिटिव से Zn मतलब अपचयन विभव की वैल्यू दी है, तो अपचयन विभव इसका निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और इसका अपचयन विभव क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव से Cu बनना है, इसका अपचयन विभव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है,
अगर नहीं समझ में आया बेबी तो एक बार सारी बातों को ध्यान से समझो, पीछे से थोड़ा बैक हटा के दोबारा से करो, समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अपचयन ऑक्सीकरण, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखना। अब जो है 3 का गया क्वेश्चन तो है नहीं, 2 का गया, 3 का क्या क्वेश्चन है कि कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस का नियम, कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम विद्युत अपघट्य के लिए, इसका एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है जी, अब लिखते हैं हम कोलराउस का नियम। ओके, तो ये रहा कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ध्यान से देख लो, याद कर लो, रट लो, हर बार आएगा पेपर में, समझ आए तो समझो, बहुत आसान चीज है वैसे। किसी अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी उसके धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है, अर्थात जो है इसने जो भी लिखा है उसको ना देखो, इसको देखो। जैसे हम कहें कि अनंत तनुता पर NaCl की जो मोलर चालकता होगी, NaCl क्या होगा, एक विद्युत अपघट्य होगा, तो इसकी मोलर चालकता क्या होगी, इसमें इसका धनायन क्या है, अनंत तनुता पर Na पॉजिटिव की मोलर चालकता और प्लस अनंत तनुता पर Cl निगेटिव की मोलर चालकता। इसकी आयनों की मोलर चालकता जोड़ दो अनंत तनुता पर, वही क्या होगी, NaCl की मोलर चालकता होगी। ठीक है, ऐसी कोई भी विद्युत अपघट्य हो उसके जो है धनायनों की मोलर चालकता और ऋणायनों की मोलर चालकता का जो जोड़ है वो उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के जोड़ के बराबर होता है। यह है कोलेराउस का नियम। इसका प्रयोग दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य जो कि पूर्ण रूप से जो है आयनित नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनकी मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए अनंत तनुता पर इसका प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसका प्रयोग यहाँ पर लिखना है अनंत तनुता पर। ठीक है, किस पे, अनंत तनुता पर। इसमें जो है सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन बनता है कि जो CH3COOH है, ये एक बहुत ही प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, मतलब ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ठीक है, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव ऐसे आयनित होता है, उसका कुछ पार्ट फिर से ये बन जाता है, तो ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता। तो अगर मुझे इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, ठीक है, CH3COOH की, तो इसके धनायनों ऋणायनों की मोलर चालकता मिल जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो है H पॉजिटिव की मिल जाए और जो है CH3COO नेगेटिव की मिल जाए। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे 3 बढ़िया प्रबल विद्युत अपघट्य हम लेते हैं, क्या क्या, जो है CH3COONA, ठीक है, इसकी जो मोलर चालकता होगी वो होगी Na पॉजिटिव की मोलर चालकता प्लस जो है CH3COO नेगेटिव की मोलर चालकता। यहाँ से ये इसकी वैल्यू तो मिल जाएगी, पर H पॉजिटिव की जगह Na पॉजिटिव मिल रहा है, तो जो है साथ में मोलर चालकता ले लेते हैं HCl की, जो कि क्या हो जाएगी, H पॉजिटिव की मोलर चालकता प्लस Cl नेगेटिव की मोलर चालकता। ठीक है, अब जो है H भी आ गया और CH3CO नेगेटिव दोनों आयन मिल गए, पर Na और Cl फालतू में है, तो ठीक है, तो NaCl की लेते हैं, वो क्या हो जाएगी, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब एक काम करेंगे, इन दोनों वैल्यू को तो जोड़ लेंगे और उसमें से ये वैल्यू घटा देंगे। ठीक है, ये जुड़ेगी तो Cl से Cl कट जाएगा, Na से Na, और ये दोनों हमें मिल जाएगी। तो क्वेश्चन में यही देगा, इसकी पूछेगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, तो इन दोनों को जोड़ना है, उसमें से NaCl की घटा दी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि H2SO4 के कोई 2 निर्जलीकारक गुण बनाइए, जहां ये जो है जल निकलवा दे मॉलिक्यूल में से। ठीक है, जल बाहर, पानी बाहर निकाल दे, तो उसके 2 एग्जाम्पल देने में। तो पहली चीज है, अगर मैं जो है चीनी में डाल दूं इसको C12H22O11, क्या क्या होता है, सुक्रोज, सुक्रोज में मैं डाल दूं H2SO4, ठीक है, तो जला के इसको क्या कर देगा, इसके कार्बन को अलग कर देगा, काला काला ही राख कर देगा उसकी। ठीक है, 12 कार्बन अलग और प्लस 11 H2O ये अलग। ठीक है, इस चीज की आपको इंटरनेट पे कई सारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जरूर देखना। ठीक है, मतलब सुगर इन H2SO4 ऐसा कुछ जो है सर्च करना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, उसमें भी सुगर डालेंगे H2SO4 और ब्लैक ब्लैक कार्बन सब बाहर निकल जाएगा,
जैसे वो सांप सा नहीं निकलता दिवाली में, एक छोटा सा ब्लैक सा पटाखा होता है, उसमें आग लगाते सांप, ऐसे ही कार्बन सा सारा बाहर निकल जाएगा जल के, और जो है H2O अलग। तो इसकी वीडियो जरूर देखना। और दूसरी चीज़, हमने जो है अल्कोहल का निर्जलीकरण पढ़ाई है, जैसे एथेनॉल है CH3CH2OH, इसको H2SO4 की उपस्थिति में जो है 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करे तो क्या बनेगा, एथीन बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस जल बाहर। तो जल बाहर करवा दिया, अभी निर्जलीकरण, एथेनॉल का निर्जलीकरण हो गया, यहाँ पे सुक्रोज का निर्जलीकरण होगा। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल इसके हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये कह रहा है कि जब मैं FeSO4 विलयन तथा NH2 को ट्वाइस SO4 विलयन का 1:1 मोलर अनुपात के मिश्रण में जो है Fe2 पॉजिटिव आयनों का परीक्षण देता है। ठीक है, यानी जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो फिर हम जो Fe2 पॉजिटिव है क्या उसमें उपस्थित, उसका परीक्षण करें तो आता है। परंतु जब CSO4 तथा जलीय अमोनिया 1:4 लिखा हुआ है, 4 है ना, 4, ठीक है, के मोलर अनुपात में जो मिश्रण होता है वो Cu2 पॉजिटिव आयनों का परीक्षण नहीं देता है। क्यों? मतलब इसमें तो Fe पॉजिटिव का आयन दे रहा है, इसका Cu पॉजिटिव 2 पॉजिटिव कहाँ भाग गया, क्यों नहीं जो है उसका परीक्षण दे रहा है, वो पूछ रहा है मेरे से। तो अभी बताते हैं इसको। देखिए इसका कारण है कि जब FeSO4 में मैं मिलाता हूँ NH4 का ट्वाइस SO4 तो ये मिलके एक द्विक लवण बना लेते हैं, द्विक लवण बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? द्विक लवण, FeSO4 इंटू NH4 ट्वाइस SO4, या फिर ऐसे लिख लेते हैं FeNH4 का ट्वाइस और SO4 का ट्वाइस। ठीक है, ये क्या बना लेता है? ये द्विक लवण है। जब इसको मैं वाटर में डालूंगा जल में तो Fe2 पॉजिटिव अलग हो जाएगा, NH और उसके अलावा 2 NH4 पॉजिटिव अलग और 2 SO4 2 नेगेटिव अलग, क्योंकि द्विक लवण क्या होते हैं अपने जलीय विलयन में अपने अलग अलग आयनों में विभाजित हो जाते हैं। क्या है? ये द्विक लवण है। क्या है? द्विक लवण। ठीक है, इस वजह से ये जो होगा Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट परीक्षण देगा। बट जब मैं कॉपर सल्फेट लेता हूँ प्लस 4 अमोनिया, वो भी कैसे, जलीय एक्वस, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये एक उपसहसंयोजन यौगिक बनाएंगे। ठीक है, CuNH3 का 4, ये लिगेंड्स की तरह इसके साथ जुड़ जाएगा और SO4। ठीक है, अब जब मैं इसको जो है जलीय विलयन जल में डुबाऊंगा, मतलब पानी में डालूंगा, तो क्या होगा, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स आयन बना रहेगा। ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है अलग नहीं होगा, इस पे 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स आयन अपने आप में पूरा का पूरी चीज एक आयन है, ये Cu2 पॉजिटिव अलग नहीं है। तो ये क्योंकि जो है क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल आयन बनाता है, जटिल आयन या उपसय संकुल बनाता है, उपसय संयोजन यौगिक बनाता है, उस वजह से ये Cu2 पॉजिटिव का टेस्ट नहीं देगा, बल्कि जबकि ये जो है ये एक द्विक लवण बनाता है, द्विक लवण जो है इसका टेस्ट देगा, जरूर देगा। ठीक है, तो ये रीजन है। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि जो कीटोन है, कीटोन फेलिंग विलयन तथा टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। जबकि जो फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस में तो कीटोन समूह होता है, CO समूह होता है, कीटोन समूह होते हुए भी कर देता है। ऐसा क्यों भाई? फ्रक्टोस ऐसा जो है दोगला व्यवहार क्यों कर रहा है, ये पूछना, ये जानना चाह रहे हैं भाई साहब, ऐसा काहे? ओके, तो देखिए CH2, बेटा थोड़ा क्लियर हो जाए यार, CH2OH, CO और उसके बाद 3 बार CHOH और फिर से CH2OH, ये है मेरा फ्रक्टोस। ये क्या है? फ्रक्टोस। फ्रक्टोस देखो जैसे बनता है FRUCTO, ऐसी फ्रक्टोस है। ठीक है, अब ये फ्रक्टोस कुछ अलग कार्यक्रम करता है। देखो एक चीज समझो, जैसे देखो ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसके साथ में लगा है OH ग्रुप। ठीक है, तो होता क्या है, देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसको क्या बोलते हैं? इन, और OH को ओल, तो ये इनोल फॉर्म है। क्या है? इनोल फॉर्म। और इनोल फॉर्म क्या होते हैं, कभी कभी यहाँ से H जो होता है, ये जो है H,
इधर से ट्रांसफर होकर इसके पास आ जाता है, ठीक है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ बन जाता है डबल बॉन्ड, ठीक है। बाकी जो है बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं करवाए वो उसकी टेंशन ना लो। तो कार्बन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा ऐसे, ठीक है, और जो है ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये CO समूह आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। तो ये जो दोनों चीज है ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाती है, कीटो से इनोल, इनोल से कीटो। इस चीज को बोलते हैं चलावयवता, टोटोमेरिज्म, चलावयवता। अब यहां देखो, अब जो ये फ्रक्टोज के पास कीटो समूह है ये भी चलावयवता के कारण इनोल में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि इधर जो है CO है तो इधर ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस O के पास H आ जाएगा तो यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है, और इधर CH और उससे जुड़ा है OH। तो बाकी नीचे सब कुछ सेम, और CH2OH। अब ये देखो यहाँ पे इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इन और ओल, ठीक है, तो इनोल फॉर्म बन गई है। अब इसमें एक बार और टोटोमेरिज्म होता है, ये हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन इधर इस कार्बन के पास आ जाता है और यहाँ पे ऊपर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, यानी कि हो जाएगा ऊपर ये इस कार्बन के पास आ जाएगा HCH और OH, और ऊपर क्या ये कार्बन, इसके साथ में ये हाइड्रोजन लगा है और ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। देखो कीटो रूप से इनोल, इनोल से फिर से कीटो, पर इन दो इंटरचेंज में क्या हुआ, CHOH का थराइस CH2OH। ये जो फ्रक्टोज है इसके पास आ गया CHO ग्रुप और ये बन गया ग्लूकोज, ठीक है, अभी ये क्या बन गया, ग्लूकोज। तो जो फ्रक्टोज है वो चलावयवता के कारण क्या बन जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, और ये जो ग्रुप है वो टोलेन अभिकर्मक हो या फेलिंग सॉल्यूशन हो उनके साथ में क्या बन जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, COOH ग्रुप हो जाता है, ठीक है, और CH2OH। तो क्योंकि जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज जो है चलावयवता के कारण ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, इसी वजह से वो फेलिंग सॉल्यूशन या टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, खुद ऑक्सीकृत हो जाता है। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। तो फ्रक्टोज जो है ग्लूकोज में चेंज होकर के ये टेस्ट देता है, फ्रक्टोज यहाँ पे खुद से टेस्ट नहीं देता है, ठीक है, ये कारण था। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। जय श्री राम।